गाइज हमने पिछली वीडियो में देखा था फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है। तो इसी वेब डेवलपमेंट के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए हम सीएसएस के अंदर जानेंगे रिस्पॉन्सिव क्या होता है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन्स क्या होते हैं, इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, और यूज़र को रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस क्यों नीड है। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिस्पॉन्सिव की। तो रिस्पॉन्सिव मीन्स होता है कि एक यूज़र जो रहता है उसे हमें अपनी वेबसाइट ओपन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वो क्विकली और पॉजिटिवली एक तरीके से हमें शो दिखे। यूज़र अगर कोई वेबसाइट ओपन करता है या किसी एप्लीकेशन को ओपन करता है तो उसे कोई ऐसा इंटरफेरेंस ना दिखे जो उसके लिए मुश्किल हो। ठीक है, तो हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कहाँ से रेफर कर सकते हैं, तो क्रिएटिंग अ कैटलॉग मल्टीपल डिवाइस लेआउट पैटर्न्स। अब रिस्पॉन्सिव बनाते क्यों हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ मिनी ये लैपटॉप है और काफ़ी डिवाइसेस है। तो इन डिवाइसेस के अंदर अलग अलग डिवाइसेस के अंदर हम अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो एक तरीके से सही होती नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे रिस्पॉन्स बनाते हैं उसे, तभी एक तरीके से वहाँ पे सभी डिवाइसेस के अंदर सही दिखती है। तो हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के अंदर देखते हैं कि हाँ, इसको हम अडेप्टिव वेब डिज़ाइनिंग भी कहते हैं, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग को। यहाँ पे जो लिखा है कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो है, डिज़ाइनिंग अ सिंगल वेबसाइट के लिए यूज्ड कंपैटिबल टू डिफरेंट पोर्टेबल एंड हैंडी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्लियर है कि हम कोई भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे टैबलेट हो गया या आजकल फ़ोन्स भी नए आ रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ों में हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। मतलब उस दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो हमारी वेबसाइट है वो सही चलेगी या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिव उसे बनाते हैं। और यहाँ पे टू गेन एन ऑप्टिकल व्यूइंग यूज़र एक्सपीरियंस, कि जो यूज़र है उसके लिए हम एक बढ़िया व्यू एक्सपीरियंस दिखाते हैं। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमें वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनानी ही क्यों है। तो आपको बता दिया कि हमें यहाँ पे वेबसाइट रिस्पॉन्सिव इसलिए बनानी है ताकि ये अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर चल सके। जैसे यहाँ पे आपको छोटा मिनी मैक दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है ना। तो इन सब के अंदर हम किस तरीके से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। तो इन सब डिवाइसेस के लिए रिस्पॉन्सिव बनाना ज़रूरी है ताकि हमारी वेबसाइट व्यू प्योर सही हो। तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की क्यों है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्रोइंग डिमांड ऑफ स्मार्टफोन्स, रियलमी के, ओप्पो के नए नए फ़ोन्स आ रहे हैं। तो उसके लिए हमें जो कि स्मार्टफोन नए आ रहे हैं उनके लिए विथ भी अलग होगी, हाइट भी अलग होगी। तो उसके लिए हम बना रहे हैं। और मल्टीपल स्क्रीन साइज होती है इनकी, और वाइड यूज़ ऑफ इंटरनेट होता है। तो काफ़ी इसमें प्रॉब्लम होती होगी वेबसाइट ओपन करने में। तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं ताकि ये हमें इतना रश ना देखना पड़े, कॉम्प्लेक्स ना हो हमारी वेबसाइट किसी दूसरे व्यू पोर्ट के अंदर। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जैसे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ साइट। ठीक है, हु आर द यूजर्स। तो आप देखो फ़ोन का जो साइज रहता है, फ़ोन का साइज के 480 पिक्सल्स से बिलो रहता है। ठीक है, एक नॉर्मल फ़ोन। और फ़ोन टू टैबलेट होता है 776 पिक्सल्स। ठीक है, और 768 पिक्सल्स अबू। तो यहाँ पे कुछ है जो कि मॉनिटर के अंदर 1024 पिक्सल से उससे अबू रहता है। तो हम इनको देखकर अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं ताकि हमारी वेबसाइट इन सभी डिवाइसेस के अंदर एक हमारा बढ़िया लुक दे। अब मोबाइल साइट के लिए देखो यहाँ पे हमारी स्मार्टफोन्स हैं जितनी भी 320 480, और ये हमारा सबसे बड़ा है वेबसाइट जो कि डेस्कटॉप पर है 1680 × 1050 है ना, जो कि हमारी विथ बताता है। हमारी वेबसाइट क्यों रहनी चाहिए, क्रिस्पी क्लीन और संक्षिप्त रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक तरीके से यूजर्स को देखने में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी ना लगे कि ये क्या हो गया, या वेबसाइट एक तरीके से सही चले। हमें सबसे पहले तो अदर इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है कि ऑप्टिमाइज योर पेज फॉर वर्टिकल स्क्रॉलिंग। जो हम देखते हैं कि वेबसाइट के अंदर स्क्रॉल आता है, स्क्रॉल बार इतना ना आए, है ना। तो वो पेज ही पूरा स्क्रॉल बार से भरा हो तो काफ़ी अलग लगती है। तो इसेंशियल क्रिएट योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो स्मॉल, मीडियम और लार्ज, इन तीनों के लिए हमें रिस्पॉन्सिव बनानी पड़ती है। तो पहले क्या होता था, जब रिस्पॉन्सिव हमें कोई वर्ड दिखता ही नहीं था, तो एक तरीके से हम अगर कोई क्लाइंट हमें यूजर्स को कहे कि आप सिर्फ मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव बनाएं, तो उसे मोबाइल के लिए बनाता था। लेकिन अब आप अगर कोई क्लाइंट ये कहे कि आपको वेबसाइट बनानी है तो आपको हर एक व्यू पोर्ट के लिए बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो मेटा टैग यूज़ करते हैं HTML के अंदर। तो उससे हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बनाते हैं एक तरीके से। देखो कि ये कोड लिखा है, एग्जांपल है यहाँ पे कुछ। तो मेटा नेम मोबाइल ऑप्टिमाइज, यहाँ पे मैंने कंटेंट ट्रू और 320 दिया है, विथ डिवाइस विथ दिया है ना। जो कि डिवाइस विथ ये है किसका है, ये एक जहाँ पे ये डेस्कटॉप का डिवाइस विथ है। ठीक है,
यहाँ पे हम CSS3 मीडिया क्वेरी का यूज़ करते हैं। मीडिया क्वेरी सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे इजी वे है, और यहाँ पे हम इसको फ्रेमवर्क से भी रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ठीक है, अब CSS3 मीडिया क्वेरीज आजकल बहुत यूज होती है, तो हम मीडिया क्वेरीज इस तरीके से @ लगा के मीडिया क्वेरीज और बॉडी की विथ दे देते हैं, और यहाँ पे हमने 75% दे रखी है, और बॉडी प्रिंट हमने यहाँ पे ना दे रखा है। स्क्रीन और प्रिंट दोनों अलग अलग है, ये हम देखेंगे आगे CSS के अंदर क्या होता है मीडिया क्वेरीज। और यहाँ पे ऊपर लिंक दे रखी है जिसमें हमने मिनिमम विथ 520 कर रखी है, और मिनिमम विथ सॉरी नहीं, ये मैक्सिमम विथ है, और 699 पिक्सल्स मैक्सिमम विथ है। तो इस तरीके से, और एक होता है ग्रिड सिस्टम। 3-4 तरीके हैं रिस्पॉन्सिव बनाने के, हम फ्रेमवर्क से भी बना सकते हैं, सबसे ईजी तो फ्रेमवर्क ही है। यहाँ पे ग्राइड सिस्टम भी है, तो ग्रिड सिस्टम हम यहाँ पे ये एक ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था। ग्रिड सिस्टम से हम रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं वेबसाइट को, मार्जिन देके, ठीक है, और पैडिंग देके, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, और इस तरीके से हम रिस्पॉन्सिव करेंगे अपनी वेबसाइट को। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क से, जो कि है बूटस्ट्रैप, फाउंडेशन और स्केलेटन। तो इन सब से हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। अब मैं बताता हूँ कि रिस्पॉन्सिव बनाते वक्त जो मैंने आपको ग्रिड सिस्टम बताया था, इसके अंदर REM EM ये लगते हैं। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग में एडवांटेज क्या है रिस्पॉन्सिव के। तो सबसे पहली बात, तो यहाँ पे जब भी हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो वेबसाइट जो होगी वो फ्लेक्सिबल होगी, एक तरीके से आपको एकदम क्लीन, जो कि मैंने बताया था, क्रिस्पी, एकदम संक्षिप्त दिखेगी। इसमें हमें जो कि यूज़र व्यू पोर्ट दिखेगा वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, आराम से स्मूथली वेबसाइट चलेगी। ठीक है, आप इसमें रिस्पॉन्सिव बनाने में अगर फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो आप टाइम भी बचा सकते हैं। तो चलते हैं, अगर हम यहाँ पे कुछ यूनिट्स देखें तो VS कोड में ओपन कर लेते हैं, न्यू फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, ट्यूटोरियल 57.html, बोले प्लेट कोड लगाते हैं, और टाइटल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके अंदर आज हम यूनिट्स देखेंगे, केवल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम, ग्रिड सिस्टम यूनिट्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूनिट्स के आगे स्टाइल लगा लेता हूँ, हमें जो CSS यूज़ करना है। और बॉडी के अंदर सबसे पहले तो एक डिव कंटेनर ले लेता हूँ, तो डिव डॉट कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर हेडिंग टैग ले लेता हूँ, और कुछ हेडिंग टैग यूज़ कर लेते हैं। तो H1 लूँगा, दिस इज हेडिंग। यहाँ पे मैंने इसको ID दे दी, कुछ ID यहाँ पे फर्स्ट के नाम से ID देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग ली है, दो हेडिंग यहाँ पे कर ली, और सेकंड हेडिंग फर्स्ट हेडिंग के नाम से कंटेंट लिख दिया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ओपन करता हूँ, और हमारी वेब पेज देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो दिस इज़ हेडिंग और दिस इज़ सेकंड हेडिंग। यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल हेडिंग लिया। अब यहाँ पे CSS स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे कुछ तो स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे CSS लेंगे, तो उसमें एक H1 टैग लगा लेते हैं, जो हमारा यहाँ पे ID फर्स्ट दे रखी है। तो यहाँ पे मैं H1 लगाऊंगा और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा, तो दैट्स इट। यहाँ पे हमारा ये बीच में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक कमेंट कर देता हूँ सबसे पहले, तो कि हम क्या देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर दिया है, जैसे हम REM EM और व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ का देखने वाले हैं, ये यूनिट्स कैसे यूज होती है। तो आप देखें यहाँ पे इंस्पेक्ट करके कि जो हमारे यहाँ पे फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है वो 2EM है। बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़र एजेंट सब्सक्रिप्ट है, तो यहाँ पे हमें 2EM फॉन्ट साइज दिखेगा। लेकिन अगर हम इसको चेंज करें, तो मैं यहाँ पे दूसरा एक स्टाइल टैग ले लेता हूँ, सॉरी स्टाइल टैग क्या, इसी H1 टैग के नीचे फॉन्ट साइज दे देता हूँ। इसी में फॉन्ट साइज मैंने इसको 10EM कर दिया। अब देखते हैं 10EM में क्या होता है। ओके, अब देखो तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, मतलब एक तरीके से दोनों का फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो गया, ये हुआ। लेकिन अब आप देखो ये EM और पिक्सल का अंतर क्या है। हम नॉर्मली पिक्सल यूज़ करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ तो इसमें क्या होगा कि ये फॉन्ट साइज यहाँ से 2EM हट जाएगा और 10EM यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। थोड़ा कम कर देता हूँ इसको,
मैं इसको 4 कर देता हूँ। ओके दैट्स इट। तो अब ठीक लग रहा है। 4M फ़ॉन्ट साइज़ है। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ EM का प्रॉपर्टी अभी आपको समझाऊंगा क्या होता है। और यहाँ पे मैं एक कंटेनर के अंदर भी कुछ फ़ॉन्ट साइज़ देना चाह रहा हूँ। यहाँ फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे 10 AM कर दिया, सेव किया। तो आप देखो ये तो काफ़ी बड़ा हो गया ना, इसको छोटा कर देते हैं। ओके सो इसको मैं यहाँ पे 4 AM था ना, ये इतना काफ़ी बड़ा हो गया ना, हेडिंग दिस इज काफ़ी नीचे चला गया ना, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको 6 AM कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसको 10 पिक्सल करके देखता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल किया कंटेनर में, अब देखो तो क्या होगा। तो हमने यहाँ पे कंटेनर में 10 पिक्सल दिया है और फ़ॉन्ट साइज 4 EM कर दिया था। मैं इसको 10 EM कर देता हूँ तो वापस। अब होता क्या है यहाँ पे, जो फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे कंटेनर में दिया था कि जो हमारा पेरेंट है, कंटेनर एक पेरेंट है H1 का, तो वो 10x होगा अपने जो पेरेंट है इसका। तो अब आप इसको इंस्पेक्ट करके समझोगे तो मैं क्लियर बताता हूँ। यहाँ पे हमने जो फ़ॉन्ट साइज दिया वो 3 EM का दे रखा है ना। अगर यहाँ पे मैं इसका देखूँ फर्स्ट हेडिंग का, तो फर्स्ट हेडिंग में हमने यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर किया था, फ़ॉन्ट साइज 3 EM है। और हमने कंटेनर का क्या दिया था, 10 पिक्सल दिया था। तो जो होगा टोटल इसका डिफरेंस वो 30 EM का होगा। तो अब आप देखो तो कंटेनर पेरेंट है, तो उस कुछ भी हो मतलब कि EM जो रहता है वो इंटू 10 रहता है। किसी EM का जो पिक्सल से कन्वर्ट रहता है, कंप्यूट रहता है, वो इंटू 10 या इंटू 30 एक तरीके से हमें दिखेगा। मतलब आप पिक्सल के EM को इंटू कर देंगे तो उतना डिफरेंस रहता है, समझ गए। तो ये यूनिट है एक ओनली, तो हम इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, REM EM इनका यूज़ नहीं करेंगे। हालांकि वी पोर्ट का यूज़ कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे अगर मैं हैशटैग फट लगाऊँ, सो मैंने यहाँ पे इसको फर्स्ट एक तरीके से जो आईडी थी वो सही कर दी है, गलत लिख दिया था मैंने कुछ। अब यहाँ पे जो हमें हेडिंग दिखाई दे रही है वो सही है। तो ये जो अपने पेरेंट का है, EM साइज में हम पिक्सल ले रहे हैं कंटेनर, तो वो उसके 10 गुना ज़्यादा है, ठीक है। 10 गुना अपने पेरेंट के साइज से बड़ा है। जो कि EM रहती है वो पिक्सल से बड़ी रहती है। अगर हम यहाँ पे 10 पिक्सल करें और 10 EM करें तो EM रहती है 10 गुना ज़्यादा अपने पेरेंट से, जो कि पेरेंट हमने 10 पिक्सल कंटेनर में दिया था। सो दैट्स इट। यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी के सॉरी देखा कि EM यूनिट क्या होती है, कैसे यूज़ होती है। यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो आपको पूरी तरीके से कंप्यूट का समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट साइज 2 EM दिया था और ये 2 EM, ठीक है। अब देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट है अभी तक 2 EM। अब मैं इस पे इंस्पेक्ट करूँगा तो ये चेंज हो गया। यहाँ से हमने फ़ॉन्ट साइज इसको 3 EM कर दिया था, थोड़ा बढ़ा दिया था। अब मैं इसको और बढ़ाऊँ तो ये इंक्रीज होगा। ओनली दिस इज़ अ हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग की बात कर रहा हूँ, जो कि हमने फर्स्ट आईडी के नाम से सेव कर रखा था। और यहाँ पे अगर जैसे ये कंसोल सोर्स है, तो अगर यहाँ पे कंप्यूट दिखाऊं तो ये कंप्यूटेड है। अब देखो तो कंप्यूटेड के अंदर फ़ॉन्ट साइज जो रखा है हमें 50 पिक्सल्स दे रखा है, लिंक है ना। अब ये 50 पिक्सल्स क्यों हुआ, क्योंकि हमने 5 गुना ज़्यादा अपने पेरेंट जो कि कंटेनर है उससे ज़्यादा हमने अपना EM साइज प्रॉपर्टी दिया है, EM यूनिट लगाई है, इसलिए इतना ज़्यादा कंप्यूट है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कंप्यूटर में कितना डिफरेंस है पिक्सल और EM के फ़ॉन्ट साइज में। अपने पेरेंट, जो कि पेरेंट कौन सा है, कंटेनर, और फर्स्ट क्या है इसका, चाइल्ड, चाइल्ड मान सकते हैं एक तरीके से। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट आईडी में देखा कि कैसे फ़ॉन्ट साइज का यूज़ किया हमने। अब इसके अंदर अगर मैं पैडिंग भी दूँ, वो भी EM के अंदर ही, तो मान लो मैंने 3 EM पैडिंग दे दी, तो ये भी एक कंटेनर। तो यहाँ पे जो पैडिंग होगी वो फ़ॉन्ट साइज की पेरेंट होगी। मतलब इसका जो पेरेंट होगा फ़ॉन्ट साइज होगा, मतलब जो ये अपना कंप्यूट फ़ॉन्ट साइज से करेगा, ओके। और इसका पेरेंट तो कंटेनर ही रहेगा, लेकिन ये अपना कंप्यूट फ़ॉन्ट साइज से करेगा। मतलब ये भी 10 गुना ज़्यादा आपने इससे बड़ा है। अब इस पे इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो पैडिंग दे रखी है, मैंने पैडिंग दी थी 3 EM की, ठीक है। अब अगर कंप्यूट करें तो यहाँ पे पैडिंग फ़ॉन्ट साइज तो हमें इतना दे रखा है, और
हमने पैडिंग बॉटम दिया था, ये पैडिंग बॉटम है। तो कितना है यहाँ पे देखो आप, समझ गए ना, मतलब पैडिंग बॉटम हमसे यहाँ, पैडिंग बॉटम हमने यहाँ पे और अपने पिक्सल से और ईएम देके इतना कंप्यूट किया गया। सो ये था हमारा ईएम यूनिट। सो दैट्स इट। आप समझ गए होंगे कि ईएम, मेरा मोटिव आज रिस्पॉन्सिव थोड़ा बहुत कैसे होता है वीएच और ईएम आरईएम से, और ये बताना है। यहाँ पे H1 टैग के बाद हम यूज़ करने वाले हैं एक आरईएम टैग होता है। तो यहाँ पे मैं आरईएम टैग के लिए HTML लगाता हूँ। जो आरईएम टैग होता है वो केवल HTML के लिए यूज़ होता है, मतलब एक तरीके से पूरे पेज के लिए। तो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे 25 पिक्सल किया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको रहने देता हूँ ऐसे ही। फ़ॉन्ट HTML मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया, तो ये वापस वैसा का वैसा ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं फ़ॉन्ट साइज़ के बाद यहाँ पे मैं इसको किस में दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, और टाइपिंग मिस्टेक सेकंड, और ये सेकंड जो मैंने आईडी दी है ये HTML के फ़ॉन्ट साइज से कंप्यूट करेगा। ठीक है, जो कि आरईएम से यूज़ होगा, आरईएम ना कि H1 से करेगा, ये सीधे HTML जो हमने वहाँ पर लगाया उससे कंप्यूट करेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 आरईएम कर दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। ये क्यों नहीं हुआ, कहीं कोड गलत लिखा है मैंने। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने सेकंड की स्पेलिंग गलत लिख दी थी। ठीक है, जो कि एस कैपिटल था बिग लेटर में। तो यहाँ पे मैंने अब देखा कि फ़ॉन्ट साइज़ मैंने HTML आरईएम लगा के चेक किया था, तो यहाँ पे 670 पिक्सल का 75 पिक्सल का दिखा रहा है, जो कि 3 इंटू 25 75 होता है। मतलब 3 हमने आरईएम डाला था और 25 पिक्सल हमें HTML उसमें डाला था, देखो फ़ॉन्ट साइज़ में। तो 3 इंटू 25 75 पिक्सल का कंप्यूटेड हुआ। तो इस तरीके से आरईएम और ईएम होता है। यहाँ पे ये डिफरेंस होता है। एक मैं वेबसाइट बताता हूँ जिसके अंदर आप पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव या ये सारी यूनिट्स समझ पाएंगे। तो इसका नाम था कम्प्रेहेंसिव, यहाँ पे कुछ है जैसे कम्प्रेहेंसिव के आगे क्या था, कम्प्रेहेंसिव गाइड आरईएम एंड ईएम, है ना, आ गया ना। तो ये वेबसाइट है, इस पे आप जाएंगे ना तो पूरा आर्टिकल आपको समझ में आ जाएगा। इसको पढ़ेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि ये यूनिट्स कैसे यूज़ होती है आरईएम और ईएम के बीच में। ये केवल आरईएम और ईएम के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट साइज भी दे रखा है, फ़ॉन्ट साइज डिस्प्ले भी दे रखा है। तो पूरा आप इस पर विजिट करो। और मैंने बताया कि कंप्रेहेंसिव यूजर डॉट गाइड लिखना और आप आरईएम और ईएम लिख देना तो अपने आप ही आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो ये पूरी वेबसाइट के अंदर कंसेप्ट क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि आरईएम और ईएम क्या होता है। ओके, अब हम यहाँ पे एक कंटेनर बना लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और सभी लोग करते हैं लेकिन हो नहीं पाता इस CSS के अंदर। तो यहाँ पे मैं कंटेनर में बॉर्डर दूंगा। सबसे पहले इसको कमेंट करके बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और रेड कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे विथ भी दे देता हूँ। विथ मैंने यहाँ पे मैंने 400 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, 450 पिक्सल। और यहाँ पे हाइट भी दे देते हैं। यहाँ पे हाइट में इसको 300 पिक्सल कर देता हूँ। 300 पिक्सल्स। ठीक है, अब से हमने सेव किया और चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो अब आप देखो तो ये बॉर्डर आ गया, लेकिन ये दिस इज हेडिंग इसके अंदर आया नहीं पूरा। तो इसको यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज जो हमने दे रखा है इसको कम कर देते हैं। कहाँ इसको कम करेंगे, और HTML के इसको भी कम कर देंगे ताकि ये थोड़ा छोटा होके बॉक्स के अंदर फिट हो जाए। ओके, इतना भी ठीक है। अब आप क्या होता है कि हम अपने जो ये बॉर्डर है, ये पूरा पूरा बॉर्डर हम अपने पूरे वेबसाइट में दिखाना चाहते हैं, मतलब एक तरीके से वेब पेज के अंदर कंप्लीट बॉर्डर शो करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली कि विड्थ को बढ़ा देते हैं और हाइट को बढ़ा देते हैं। अब हमें वो इतनी ज़्यादा बढ़ानी पड़ जाती है या इतनी ज़्यादा मतलब एक तरीके से इंक्रीज करनी पड़ जाती है, जो कि एक तरीके से सही नहीं है और कन्वीनियंट लगता है काफ़ी कि हम इसको
इंक्रीज़ कर रहे हैं 900 1000 पिक्सेल्स तक, और ये काफ़ी कन्वीनिएंट लगता है, इसलिए हम इसको ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। इसका एक सॉफ्ट एकदम बढ़िया उपाय है कि हम पूरे वेब पेज के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे-जैसे मैं हाइट बढ़ाता हूँ तो ये देखो नीचे जा रहा है, तो कितना हो गया 900, कुछ ज़्यादा ही हो गया, और विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब ऐसे मैं इंक्रीज़ करता रहूँगा। तो ये काफ़ी कन्वीनिएंट मेथड लगता है। एकदम सही मेथड क्या है इसका, तो हम चाहते हैं कि ये पूरा एक तरीके से स्क्रॉल बार भी आ जाए, मतलब पूरी वेबसाइट यहाँ पे कवर हो जाए। हमें दोबारा कोई अगर एलिमेंट ऐड करें तो वो क्या पता इस बॉर्डर से बाहर निकल जाए। तो हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे कि यहाँ पे विथ 100 VH कर दूंगा, मतलब कि एक तरीके से 100% व्यू पोर्ट ऑफ द हाइट, सॉरी विथ 100 पॉइंट विथ हो जाएगी और VH हो जाएगा हाइट में। ठीक है, मतलब 100% व्यू पोर्ट ऑफ द हाइट और 100% व्यू पोर्ट ऑफ द विथ। सो ये दोनों अब क्या होगा कि ये पूरी अपनी वेब पेज को कवर कर लेगा। अब आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ये इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पे 1000 पिक्सल्स करेंगे तो ये नीचे आएगा, है ना। तो ये वेब पेज है और एकदम क्लियर शो हो रहा है। सो दैट्स इट, आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक हमारी प्लेलिस्ट आपने एक्सेस नहीं करी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो, बुकमार्क कर लो, और अगर वीडियोस पसंद आने तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो। आगे वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज आगे लाते रहेंगे इसके अंदर। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।